सच का आगाज आमजन की आवाज़ गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। और आज मैं दुगड्डा में हूँ। दुगड्डा में मेरे साथ जो है कि भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता और दुगड्डा में ही जन्म स्थान उनका है और बहुत सक्रियता से उन्होंने पार्टी के लिए कार्य भी किया और साथ साथ सोशल वर्किंग भी करते रहते हैं। तो मेरे साथ हैं दीपक ध्यानी जी। ध्यानी जी से का मैं स्वागत करता हूँ गढ़ आवाज में। ध्यानी जी, आपका जन्म स्थान जो है दुगड्डा में ही है, तो दुगड्डा विगत उस समय से और अब तक क्या परिवर्तन क्या है, क्या परिवर्तन आया दुगड्डा में? दुगड्डा जब से नव निर्माण उत्तराखंड का हुआ तब से पलायन की मार सबसे ज़्यादा दुगड्डा झेल रहा है। उत्तर प्रदेश के समय से यहाँ पर पूरी सुविधाएं थी। आज भी स्थिति देखेंगे तो विभाग पूरे यही हैं, परंतु कर्मचारियों का पलायन हो चुका है। एक मेन पलायन का सबसे बड़ा कारण कोटद्वार है। कोटद्वार यहाँ से 15 किलोमीटर है। उसकी मार भी हम दुगड्डा वासियों को झेलना पड़ता है, जबकि यहाँ पे जीजीआईसी है, जीआईसी है, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, पीएनबी है, बैंक भी तीन है यहाँ पर। और उस हिसाब से यहाँ पे अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए थी, जबकि उत्तर प्रदेश के टाइम में बाहर के लोग यहाँ पर सेवारत थे, तो वो यहीं कार्य थे, यहीं स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो आज दुगड्डे का हमने देखा है, पहले की अपेक्षा आज 3 चीज़ों की मार हम झेल रहे हैं। एक तो अच्छी शिक्षा और एक स्वास्थ्य। इन 2 चीज़ों का बड़ा यहाँ पर अभाव है और इस चीज़ की हमने कई बार सरकार से भी मांग की है और अपने क्षेत्रीय विधायक से भी इसकी हम समय समय पर मांग करते रहते कि यहाँ पर जो उच्चीकरण हमारा स्वास्थ्य विभाग वो होना चाहिए, क्योंकि रखनी खाल, सतपुली से नीचे कांडा खाल, आमसोड़, ये पूरे क्षेत्र को ये दुगड्डा कवर करता है। और कोटद्वार यहीं से पलायन होकर के जाते हैं। और मेरा जो मानना है कि यदि इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो जाए तो कोटद्वार में जो बेस हॉस्पिटल है उसमें भी आबादी थोड़ी कम हो जाएगी और सब लोगों को सुविधाएं मिल जाएगी। अच्छा, जैसे कि कभी बहुत पुराना आपका जन्म जब हुआ होगा तो दुगड्डा एक बहुत बड़ा गढ़वाल का एक हब था, यानी कि यहाँ यहीं से सारा कुछ जो है पहाड़ के लिए सप्लाई होता था। यानी कि आपके उस समय की भाषा में कहें तो ढाकर वाली जो वो थी वो आप उससे आप अवगत हैं, और उस समय कैसा रहा क्या है? देखो, उस समय तो हम बहुत छोटे थे, परंतु अपने बड़े बुजुर्गों से और अपने परिवार से हम ये सुना करते हैं कि पूरा गढ़वाल का अगर सप्लाई अगर कहीं थी तो दुगड्डा से थी। और ऐसा नहीं है, आज अगर देखा जाए कोटद्वार जो बसा हुआ है उसमें हमारे 80% व्यापारी हमारे दुगड्डे के ही हैं। और क्योंकि दुगड्डे का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी और ट्रेन जो है वो कोटद्वार तक थी। अगर ट्रेन आज लैंसडाउन तक अंग्रेजों के टाइम की अगर सोच वो सकारात्मक हो जाती तो शायद आज दुगड्डों को ये दिन नहीं झेलने पड़ते। अच्छा ध्यानी जी, आपकी शिक्षा दीक्षा भी दुगड्डा में ही हुई है या कहीं बाहर भी? और फिर आपका जो राजनीतिक कैरियर था वो कहाँ से शुरू हुआ? शिक्षा दीक्षा मैं प्राथमिक स्कूल से ही मैंने शिक्षा प्रारंभ की, नगर पालिका परिषद से। उसके बाद इंटर कॉलेज दुगड्डे और उसके बाद डिग्री कॉलेज कोटद्वार से मैंने स्नातकोत्तर एमए की डिग्री हासिल की। राजनीति क्षेत्र मेरा सन 85 से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और 90 से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। अपने आदरणीय श्री धन सिंह जी जो आज कैबिनेट मंत्री हैं, आदरणीय श्री तीरथ जी जो इस समय हमारे वर्तमान में सांसद जी हैं, इनके सानिध्य में भी मैंने काम किया है। और मेरा शुरू से ही बचपन से ही पर्यावरण में बड़ा जोर रहा और सामाजिक काम पे मैं हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। हमने यहाँ पर कई बार नव चेतना सामाजिक संस्था एक बनाई थी, उसमें हमने हॉस्पिटल का भी धरना प्रदर्शन किया था। और आज हमने वहाँ पर एक चेकअप की मशीन वहाँ पर लगाई है। तत्कालीन विधायक महोदय, इस समय वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती विजय बर्थवाल जी, उनकी निधि से हमने वहाँ पे कराया। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 3 वर्ष पीटीए अध्यक्ष भी रहा। उस समय 16 वर्ष से हमारी यहाँ केमिस्ट्री की लेक्चरर नहीं थी, हमने उसके पद को वहाँ पर जो है मैडम की व्यवस्था कराई।
मैं चुनाव विधानसभा का लड़ने के उसमें था। मैंने अपने संगठन के जो पदाधिकारी हमारे रहते हैं, हमने उनसे भी कहा था, तो उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी बहुत समय है। तो मैं आचार्य रहा फिर 2000 से और 2012 तक कोटद्वार में शिशु मंदिर विद्या मंदिर में मैंने पढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने 2012 में लास्ट में छोड़ दिया था। 2013 में मैं निर्दलीय यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और कम मार्जिन से मैं 35 वोटों से द्वितीय स्थान पर रहा। लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैं फिर पुनः इस समय 2018 में जो चुनाव हुए, मैं उसमें फिर सभासद का चुनाव वार्ड नंबर 1 धनिराम बाजार से लड़ा और बहुत प्यार और स्नेह मुझे उस वार्ड का मिला और उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। इसके लिए मैं आपके चैनल से उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा अगर देखा जाए तो राजनीतिक गढ़ जो है वो मैं धनिराम बाजार को ही देता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद तक पहुंचाया। अच्छा, दुगड्डा में जो है कि कुछ क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानियां हैं जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया? दुगड्डा में मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि सबसे पहले शिक्षा माहौल दुगड्डा का बहुत अच्छा है। पढ़ाई का स्तर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है यदि यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़े। हमने पहले भी एक बार अपने, मैं उस समय सांसद प्रतिनिधि भी था, माननीय भुवन चंद्र खनौड़ी जी के उसमें रहा, उन पे भी हमने बात रखी थी कि जो सेंटर स्कूल है वो दुगड्डा खुलना चाहिए, या दुगड्डा ना खुले तो दुगड्डे के आसपास खुलना चाहिए। तो हमने कई बार समय समय पे अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया कि हम हर चीज कोटद्वार के विकास के लिए देखते हैं। परंतु अगर हम देखेंगे तो कोटद्वार का अगर हम सर्वे कर लेंगे तो कम से कम 90% पहाड़ के लोग कोटद्वार में विराजमान है। और हम पलायन रोकने की बात करते हैं, पलायन रुक जाएगा, सोच अपनी सकारात्मक हो और हम हर चीज ऐसी स्थान पर डेवलप कर रहे हैं। आप देखेंगे कोटद्वार में हर चीज डेवलप है। कोई भी शिक्षा का क्षेत्र खोलता है कोटद्वार में खोलता है। आजकल मांग केंद्रीय विद्यालय की चल रही है, कोटद्वार में चल रही है। तो पहाड़ से पलायन स्वाभाविक है, हर जाता है, हर बच्चा चाहता है, हर अभिभावक चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। आज हमारा बालक भी कोटद्वार पढ़, जबकि यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज में आदरणीय हमारे गुरुजी हमें पढ़ाया हुआ है, श्री वीरेंद्र रावत जी उस समय यहाँ पर प्रिंसिपल थे और हम और हमारे कुछ सहयोगी इंटर कॉलेज में कक्षा 6 में अपने बालक को डाल रहे थे। उस समय ये मॉडल स्कूल खुला था, तो हमने उनको कहा था यदि इंग्लिश मीडियम प्रारंभ हो रहा है तो हम अपने बच्चे को शिक्षा यहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अभी कैसी कोई स्कीम नहीं है, आप अपने बच्चे को, अन्यथा तो हमारी एक मजबूरी रही कि हमको शिक्षा के लिए उसको कोटद्वार भेजना पड़ा। और यहाँ से कई बच्चे हैं जो कोटद्वार, यदि यही सुविधाएं मिल जाए, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य यदि पहाड़ में सही हो जाए तो एक बार पुनः यूपी के टाइम की हरियाली हमको जो है अपने पहाड़ में देखने को मिलेगी। अच्छा, जैसे कि दुगड्डा जो है बिल्कुल एक अलग क्षेत्र जरूर है, लेकिन कोटद्वार से टच है। जैसे आप अभी कह रहे थे कि पूरी शिक्षा दीक्षा जो भी होता है वो कोटद्वार में से ही होता है। तो कोटद्वार को जो है कि आप ये समझिए कि कोटद्वार में 20 साल हो गए हैं। अभी परसों ही हमने 21वीं स्थापना दिवस मनाया है। तो 20 साल के इस राज्य को जो है कि जो आंदोलनकारियों ने जिस लिए इसको अलग राज्य की, पृथक राज्य की मांग की थी, उसमें कहाँ तक सफलता जो है कि इस राज्य को मिली और क्या इसमें विकास के तौर पे जो है कि कितना कुछ हुआ है? देखिए, उत्तराखंड का जब उदय हुआ 9 नवंबर, उस समय की कल्पना पहले की अगर हम देखें तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर तुलना उत्तर प्रदेश से की जाए तो मैं मानता हूं, मैं यूपी के टाइम में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए गांव-गांव में काम किया। उस समय तो लैंडस्लोन विधानसभा होती थी और आज की स्थिति में भी मैं जाता हूं, चाहे वो सांसद के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, तो गांव के गांव खाली है। मैं अभी आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। हम एक गांव में कांडाखाल साइड की तरफ गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गांव पूरा भरा हुआ है और वहाँ रोड नहीं है। तो वहाँ के लोग कहने लगे कि विधायक जी जो है यहाँ रोड दीजिए, रोड दीजिए। तो हम लोगों ने भी एक मजाक में कह दिया कि देखो भाई, जिस गांव में रोड गई है आज उस गांव से पलायन हो गया है और ये स्वाभाविक है। हमने कहा चलो कम से कम आपकी यहाँ अगर रोड कट जाएगी, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से स्वाभाविक है कि आज कट भी गई होगी, परंतु हरा भरा वहाँ पर गाँव है। जो हमने पृथक राज्य की मांग की गई
सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमने विकास की ओर ध्यान न दे। प्रवासी आए हैं, उनको भी जो है एक गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। खेती है तो वो जानवरों से उनको बड़ा दिक्कत है। तो इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? मैंने एक बार मेरे आदरणीय अपने बड़े भाई लैंसडॉन विधायक श्री दिलीप महंती जी से भी मेरी बात हुई थी। तो हमने उन्हें कहा था कि जब तक हम शिक्षा को रोजगार परक नहीं बनाएंगे, अब रटन तो विद्या हट गई। हमने शिक्षा में आज पहले क्या होता था कि बड़ा भाई ने पढ़ लिया, उसी से छोटे भाई ने पढ़ लिया, उसी से छोटे भाई ने पढ़े, 6 पीढ़ी पढ़ती जा रही है। आज शिक्षा की स्थिति में रोजगार लाना बहुत जरूरी है। मैंने उनके संज्ञान में उनके साथ बैठा और मैंने उनसे एक बात भी रखी थी कि हमको प्रत्येक ब्लॉक में जो मॉडल स्कूल खोलने की हमारी सरकार की जो कल्पना है, उस मॉडल स्कूल के साथ हमको कृषि विद्यालय खोलने अपने पहाड़ों में आवश्यक है। यदि हम कृषि विद्यालय अपने हर एक ब्लॉक में एक कृषि विद्यालय खोल दें, मैं आपको कहता हूं, जो हमारा अनुभव बता रहा है कि हमारा राज्य फिर कृषि प्रधान हो जाएगा। आजकल हमारा औद्योगिक चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज और है, जहां सरकार ने जो है कि कहा है कि एक खिड़की से सारा कार्य होगा, फिर भी लोग जो हैं जगह जगह भटक रहे हैं। आप समझ रहे होंगे। एक खिड़की का मतलब कि अगर कोई भी आप जनता को कोई भी समस्या है तो एक जगह जाकर के उसका निराकरण हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, मैं बीजेपी सरकार की भी बात कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है भटक रहे हैं। अभी वो वहां से बोलते हैं कि आप फलानी जगह जाओ, वहां से साइन करा के लाओ, फलानी जगह जाओ, ये फॉर्मेलिटी करके लाओ। तो वन खिड़की का क्या महत्व रहेगा? देखिए, सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं और अपने काफ़ी मार्गदर्शक अपने सचिव लोग वहाँ बैठे रहते हैं। तो उनका ये रहता है कि अंतिम छोर तक जो बंदा है उस व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो और वो अपना कार्य को आसानी से करा ले। कमी कहाँ आ जाती है, या तो जनता उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है या अधिकारी वर्ग उसको समझा नहीं पा रहे, जिसमें कि बदनाम सरकार होती है। और दूसरा क्या है कि हम लोगों को हर चीज़ बैठे बैठे चाहिए। हम लोग मतलब 2 कदम चलने को हम राजी नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी हमारा यहाँ पे ग्रोथ सेंटर दुगड्डे में खुला हुआ है और मैं सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से जिला पौड़ी का ग्रोथ सेंटर यहाँ पर है, बहुत अच्छा चल रहा है। परंतु हम लोग जब तक हर व्यक्ति उत्तराखंड का जागरूक नहीं होगा, आज आप बैंक में देख लीजिएगा, अपने यूथ जो है, यूथों को देख लीजिएगा, अगर हम उनको किसी काम के लिए कहेंगे कि भाई ये चीज़ करानी है तो नहीं करते। उसका सबसे बड़ा कारण है अभिभावक, क्योंकि अभिभावक ने अपने बच्चे को इस लायक नहीं बना रखा, उसको सारी चीज़ कर करके घर पे दे रहा है। भाई अगर हमें मूल निवास बनाना है तो बालक को भेजिए ना, जाओ भाई पटवारी जी के पास जाओ, कैसे करना है, क्या करना है। ऐसे नहीं है। हमारा अधिकारी वर्ग सब बताता है उनको कि भाई ये चीज़ करो, ऐसे करो, ये करो। परंतु क्या है, आज समय नहीं है किसी में, और समय के अभाव में उनको ये लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो थोड़ा अगर 2 कदम सरकार चल रही है तो 1 कदम जरा जनता को भी चलने का प्रयास करना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छी समसामयिक घटनाओं पर और सवालों पर आपने अच्छे जवाब दिए। एक मैं लास्ट में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आपने बीजेपी में अपना बहुत समय दे दिया है, तो इन फ्यूचर आप क्या चाहते हैं बीजेपी से? देखो, संगठन ने जब भी मुझे किसी भी कार्य को दिया है मैंने उसे किया है, ऐसा नहीं है। और बाकी जहाँ पे 4 बर्तन रहते हैं परिवार में, वो बचते भी जरूर हैं। कई बार मैं 2 बार निष्कासित भी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और ऐसा होता है कि घर में की बात घर में ही रहे। अब किन कारणों से किया, मेरी अपने संगठन से भी बात हुई, उनको भी लगा कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत हुई है। क्योंकि मैं जिस समय वर्तमान में चुनाव लड़ा सभासद का, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा था, ना मैं पार्टी के खिलाफ था। परंतु फिर किस वजह में मुझे निष्कासित किया गया, मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं कर्म पे विश्वास रखता हूँ। आज आप अगर मेरे वार्ड में जा करके देखेंगे, आज हमने जो काम अभी तक नहीं हुए थे, आप पार्कों की स्थिति जा करके देख लिए। हमने हमारे जो बोर्ड ने हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ अपना पूरा बोर्ड बैठ करके आज हमने वहाँ की स्थिति को ठीक किया। आप लाइटों का देख लीजिएगा, लाइटों की स्थिति को हमने वहाँ ठीक किया। हमारे यहाँ नालियों की स्थिति है और शौचालय, जो भी शौचालय हमारे यहाँ मेरे वार्ड में बेकार थे, आज सबकी स्थिति को हमने ठीक कर लिया है। और अभी हमें
2 साल पूरे होने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं कि 3 साल अभी हमारे पास हैं। मैं अपने वार्ड को एक मैप में लाना चाहता हूं कि ताकि मेरी क्षेत्र की जनता को ये लगे कि हमारा वोट बैंक बेकार नहीं गया, हमने जिस प्रतिनिधि को चुना वो बेकार नहीं गया। अभी हमने माननीय विधायक जी से भी अपने नगर के लिए कहा है कि भाई एक झील का भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाए। और मेरी जहाँ तक सोच है, मैं अपने वार्ड वालों को साफ कहता हूँ कि यहीं जो भी निर्माण काम चल रहे हैं, मैंने उनको साफ कहा है कि जनप्रतिनिधि किसी ठेकेदार का मुंशी नहीं होता। हमारा काम है, आपने मेरे को योजना बताई कि हमको जो है ये नाली सही करानी है या यहाँ पर ये खड़िंजा सही कराना है, मेरा काम है उसको स्वीकृत करवाना बोर्ड में और उस काम को कराना। परंतु मैं उनको ये कहता हूँ अपने वार्ड वालों को कि कम से कम आप दूसरे के घर के आगे की वो निर्माण काम को मत देखो, आप अपने घर के सामने का निर्माण काम ठीक कराओ, दूसरा वाला अपने घर के सामने ठीक कराएगा। परंतु यदि गुणवत्ता में कहीं आपको कमी लगती है तो आप मुझे फोन कीजिए। और मेरा ये नियम भी है कि मैं हर हफ्ते अपने वार्ड में जाता हूं। अभी मैंने 4 रविवार को लॉकडाउन में भी अपने वार्ड में प्रत्येक के घर में जाकर के निरीक्षण किया और उनको स्पष्ट कहा है कि मुझसे भी यदि कहीं पे कोई गलती होती है तो मुझे कहिए, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरे ने नहीं सुधरना। दूसरे से कहोगे वो 4 बात और कहेगा, आप मुझसे कहिए। वार्ड की किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो वो मुझसे कहिए, हम बैठ करके बोर्ड के साथ बैठ करके अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके और उस काम को करवाएंगे। अभी हमारी चुनाधारा योजना भी हमने उसको बोर्ड में स्वीकृत कर दिया है और आपको चुनाधारा में भी कार्यक्रम दिखेगी। आज हमने जो है रैन बसेरा जो पर्यटन विभाग के पास था, हम लोगों ने उसको बोर्ड में रख करके उसको भी हम अपने अधीनस्थ कर रहे हैं। खादी ग्राम का था, खादी ग्राम के बोर्ड का पूरा फूटा हुआ था टीन शेड, आज हमने उसको ध्वस्तीकरण करवाया उन लोगों से, आज वहाँ पर जगह ठीक हो गई है। तो ऐसे ही हमारा ये है कि अपने वार्ड की नहीं, हम अन्य वार्ड को, पूरे डुगड्डे को एक आदर्श डुगड्डे के रूप में देखना चाहते हैं। धन्यवाद ध्यानी जी। ये थे मेरे साथ दीपक ध्यानी जी दुगड्डा से, जो कि भाजपा के बहुत शुरुआती दौर से ही जो है कि कार्यकर्ता रहे हैं, सेवा की, और आज उनके विचार जान करके अति प्रसन्नता होगी, आप लोगों को भी होगी, क्योंकि ऐसे ही विचारधारा से अगर वो चाहे छोटे से पद से हो या बड़े पद पर जो भी नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, उनकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि जनता की सेवा के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए। तो ध्यानी जी जो है अपने क्षेत्र के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं और मैं उनके भविष्य के लिए भी कामना करता हूं कि वो और आगे बढ़ें। बीजेपी भाजपा को भी उनके बारे में थोड़ा सा सोचना जरूरी है कि एक